आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच ये 16वां वार्षिक समिट होगा। बैठक में दोनों ही देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाजी के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। और सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। जापान के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। जापानी पीएम की ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और आज की समिट से पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले वर्ष 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में थे तो क्या कुछ सामने निकल करके आया था। आपको बताएं कि 29 और 30 अगस्त 2025 में टोक्यो में यह शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसका मकसद था विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को व्यापक समझौतों और दीर्घकालिक संयुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर ले जाना। तो 2024 में जो शुरुआत हुई थी आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की, 2025 में उसे रणनीतिक तौर पर मंजूरी और ज़्यादा मजबूती दी गई। और मुझे याद आता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको लेकर के एक बड़ा समझौता हुआ और अब जापान भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग के लिए जो प्लांट्स है उसकी लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अखिलेश सुमन हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बड़ा दिन है। 2 एशिया की महाशक्तियां आज मिलने वाली हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस बात पर कि भारत और जापान किस तरह से आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। निश्चित तौर पे खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो उनके दूसरे कार्यकाल में शुरू किया गया कि दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाना, व्यापार की अनिश्चितता, संबंधों में उतार चढ़ाव और जो पुराने साथी थे उन साथियों के साथ भी एक अजीब तरह का संबंध, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जापान के अंदर भी एक कह सकते हैं कि एक कुलबुलाहट है, एक अस्थिरता की स्थिति है। जापान एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है और उस बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर अस्थिरता के कुछ संकेत मिलते हैं तो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कह सकते हैं खतरे की घंटी बनती है। दूसरी तरफ भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में भारत के अंदर भी है कि ये जो विश्व में अनिश्चितता बनी हुई है उस अनिश्चितता के बीच में भारत अपने संबंध जो है जो विश्व की शक्तियां हैं उनके साथ मजबूत करे। और जापान के साथ जो अभी जापान की प्रधानमंत्री आई है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वार्ता होगी तो निश्चित तौर पे जो पूरा वैश्विक परिदृश्य है, जो एक आर्थिक क्षेत्र में जो पूरे विश्व में स्थिति है उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो है कि राजनीतिक जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है, अमेरिका ईरान के बीच में जो संघर्ष है, रूस यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष है, इंडो पैसिफिक की जो स्थिति है, ये सारी चीजों पे निश्चित तौर पे दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत होगी। उसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात है तो जापान इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, भारत भी जापान का इन्वेस्टमेंट चाहता है। उसके अलावा भारत और जापान के बीच में जो व्यापार में जो घाटा है, जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, उस ट्रेड डेफिसिट को भी पूरा करना है। तो उसके अलावा जो भारत के जो मानव बल है, भारत के मानव बल को भी जापान में जाने पर बात हो रही है। 2 दिन का सम्मेलन यहाँ हुआ था ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम का, उसमें जापान के जो राजदूत है, जापान के प्रतिनिधि उन सभी ने भाग लिया था। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए अजय जी, जो जिसपे कि प्रधानमंत्री के बीच में, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में आज बातचीत होने की संभावना है। बिल्कुल अखिलेश जी, इसके साथ साथ यही समझना चाहेंगे आर्थिक समृद्धि की जहां पर बात होनी है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर का क्षेत्र, एआई की अगर हम बात कर लें और साथ ही साथ प्रशिक्षित कामगारों की हम बात कर लें, उस लिहाज से आज की जो ये शिखर वार्ता है वो कितनी महत्वपूर्ण मान सकते हैं?
देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो जापान है दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था है, और दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया में जो तकनीक का जो उन्नयन हुआ है उसमें भी जापान को महारत हासिल है। एआई से लेकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीक है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों में भारत और जापान मिलकर सहयोग कर सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बात होगी तो इस पर काफ़ी अहम बातचीत होगी। दूसरी जो बात आपने कही कि जो प्रशिक्षित कामगार हैं उनको जापान में जाने की, तो अभी मैंने बताया कि 2 दिनों का एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जिसमें कि जापान के राजदूत और जापान के अन्य प्रतिनिधि भी भाग लिए। और उसका मतलब यही था कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी को बढ़ाया जाए दुनिया के अन्य देशों में भी, और दुनिया के 5 देश उसमें शामिल हुए थे, उनको बुलाया गया था, जिसमें कि भी जापान भी एक महत्वपूर्ण देश था। तो यह जो मोबिलिटी का मामला है काफी महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि जापान की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या वृद्ध हो रही है, और भारत की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या नौजवान जनसंख्या है। नौजवान नवयुवतियों की संख्या, स्किल है उनमें उनमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उनके अंदर वैज्ञानिक क्षमता, इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि भारत और जापान के बीच में इस क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ने की संभावनाएं है। अखिलेश जी, एक और मुद्दे पर मैं आपका एनालिसिस चाहूँगा। जिस तरह से आपने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री 2025 में अमेरिका पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सहज नहीं थी। कुछ ऐसे कमेंट किए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिससे वो बड़ी घबराई हुई नजर आई और उनके साथ बातचीत के दौरान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को दिखाई दिया। अब वो भारत आ रही हैं। आप जानते हैं कि दोनों ही महाशक्तियाँ क्वाड का हिस्सा है, और क्वाड और ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है क्योंकि जो विदेश मंत्रियों के स्तर पर आधिकारिक बयान आया कि इसको और ज़्यादा सशक्त बनाने की तैयारी है। क्वाड में आपको दोनों महाशक्तियां एशिया की किस तरह से सहयोग करती हुई नजर आ रही हैं, और क्वाड का भविष्य आपको आगे जाता हुआ कैसा दिख रहा है? देखिए, जापान और भारत के जो संबंध है वो संबंध बिल्कुल किसी अन्य देश से प्रभावित नहीं होते। भारत और जापान का संबंध जो है बायलैटरल संबंध है, और उस बायलैटरल संबंधों में किसी अन्य देश के साथ जापान के संबंध कैसे रहे उसका असर मुझे नहीं लगता है कि कोई पड़ेगा। भारत और जापान बहुत ही विश्वस्त सहयोगी हैं, और जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपने देश के बारे में अच्छे समझती हैं, अपने देश के हित के बारे में समझती हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में समझती हैं। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका जो हुआ उस पर न भारत को कोई टिप्पणी करनी है, न ही भारत का उससे असर पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ कैसा संबंध चाहते हैं। जापान और भारत का जो संबंध है आपसी सम्मान पर आधारित है, और भारत और जापान के संबंध जो है संस्कृति पर आधारित है। दोनों की संस्कृतियां मिलती है, दोनों दुनिया के कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि क्वाड में भी भारत और जापान का सहयोग जो है वो काफी अहम रहेगा। और जहां तक क्वाड के भविष्य की बात है तो क्वाड ने अपने पूरे लक्ष्य में विस्तार किया है, और क्वाड ने अपने लक्ष्य में विस्तार किया है कि पहले जो लगता था कि एक सिक्योरिटी डायलॉग की जगह है, अब क्वाड जो है वो आपसी सहयोग का एक स्थल बन गया है, और किसी अन्य देश के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्वाड का उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक के देश हैं उन देशों को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उनको इस तरह के संसाधन दिए जाए, और साथ में आपस में भी इस तरह का सहयोग हो, ताकि एक दूसरे की एक छोटा सा जवाब चाहेंगे अखिलेश जी। एक वर्ड कॉइन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जय जापान, अमेरिका और इंडिया। क्या उस फोरम की भी कुछ चर्चा हो रही है, या उसका उस पर चर्चा बिल्कुल बंद है? देखिए, सारी चीजों पे चर्चा होगी। जब दो प्रधानमंत्री मिलते हैं तो सारी चीजों पे चर्चा होती है, और जापान, अमेरिका और इंडिया ये 3 निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। अमेरिका बहुत दूर है एशिया से, लेकिन जापान और इंडिया जो है वो काफी करीबी है, इंडो पैसिफिक के कंट्री हैं ये लोग। और क्वाड में अगर है अमेरिका, जापान और इंडिया तो निश्चित तौर पे एक सहयोग की स्थिति बनती है। तो देखना होगा कि जब प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत होती है उसके बाद किस तरीके से पूरे वैश्विक मुद्दों पे, क्षेत्रीय मुद्दों पे, आपसी हितों पे, रीजनल फोरम्स पे, इस सब पे मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण बातें होनी है, और इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो दोनों देशों को प्रभावित करती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।